मैं हूं अनिल और स्वागत है आप सबका रिस्टार्ट इंडिया की आज की वीडियो में। आज की वीडियो के थंबनेल को देख के आपको पता चल गया होगा कि अगर आप इंटरेस्टेड हो प्लास्टिक रिसाइकलिंग की इंडस्ट्री शुरू करने के लिए, तो ऐसी कंडीशन में जब आप सोचते हैं कि इस इंडस्ट्री में हमें जाना है, इस इंडस्ट्री को हमें स्टार्ट करना है, तो ढेर सारे सवाल जो हम आपके सामने होते हैं उसमें सबसे पहले एक ही सवाल हमारे मन में आता है या फिर वो सवाल के सामने आते ही हम रुक जाते हैं कि अगर हम खुद की प्लास्टिक रिसाइकलिंग इंडस्ट्री शुरू करेंगे तो हमारे यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग होने वाला प्लास्टिक रिसाइकल्ड मटेरियल है उसके मटेरियल को बेचते टाइम हमें कोई दिक्कत आएगी या फिर नहीं आएगी। अगर दिक्कत आएगी तो वो कौन सी है और उस दिक्कत का सॉल्यूशन क्या है। जो प्रॉब्लम है हमें अगर रॉ मटेरियल बेचने में हमने जो रॉ मटेरियल तैयार किया है वो बेचने में दिक्कत आती है तो उसका सॉल्यूशन क्या है, तो उसके बारे में आज डिटेल में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। उसके साथ में प्लास्टिक रिसाइकलिंग इंडस्ट्री को सही तरीके से उसके जो बेसिक्स है उसको भी मैं आज की वीडियो में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, प्लास्टिक इंडस्ट्री के अंदर जो प्लास्टिक स्क्रैप और प्लास्टिक रिसाइकलिंग बिजनेस है उसको ध्यान से, उसकी बेसिक्स को ध्यान से समझिएगा। जो लोग इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं उनके मन में यह सवाल कभी नहीं आता है कि एक्चुअल जो प्रोसेस हम प्लास्टिक रिसाइकलिंग के अंदर करते हैं वो क्यों करते हैं। मतलब ये एक तो चीज क्लियर है कि प्लास्टिक को रीयूज करने के लिए या फिर जो प्लास्टिक स्क्रैप में आया हुआ है उसको फिर से यूज करने के लिए हम इंडस्ट्री चलाते हैं, लेकिन उसके ग्रैन्यूल ही क्यों बनाए जाते हैं, कभी सोचा है आपने? तो उसकी बेसिकली पहले जानकारी ले लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्लास्टिक को स्क्रैप में डाल दिया, स्क्रैप के बाद वो स्क्रैप बिजनेस करने वाले लोगों के पास आ गया, वहाँ पे सेग्रीगेशन हो गया, वहाँ पे ग्राइंडिंग करके छोटे छोटे उसके टुकड़े हो जाते हैं और उन टुकड़ों का मार्केटिंग किया जाता है प्लास्टिक रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज के पास। जब ये प्लास्टिक रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज है उनके पास मटेरियल आ जाता है तो वो क्या करते हैं कि उनके पास जो कुछ भी इक्विपमेंट है उनके आधार पर उसके अंदर जो कुछ भी प्रॉपर्टीज और उसके अंदर डेवलप करनी है उन प्रॉपर्टीज को डेवलप करने के लिए उसके अंदर रॉ मटेरियल के अंदर मिक्सिंग किया जाता है। जो रिक्वायर्ड कलर रहेगा वो कलर के पिगमेंट या फिर मास्टर बैचेस कहा जाता है वो ऐड किए जाते हैं और उसके बाद प्लास्टिक रिसाइकलिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट मशीन है जो आपने शायद YouTube पर देखा भी होगा, जहां से प्लास्टिक मेल्ट होकर वहां से वायर निकलती है और उन वायर्स के छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं, उसे ग्रैन्यूल कहा जाता है या फिर जनरल लैंग्वेज में हम उसे प्लास्टिक का दाना बोलते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये जो मटेरियल एक्सट्रूड, जिसे ये इंपॉर्टेंट मशीन है उसको एक्सट्रूडर बोलते हैं, तो उस एक्सट्रूडर से जब मटेरियल आगे बढ़ता है तो उसको छोटे छोटे फॉर्मेट में क्यों कट किया जाता है उसको पहले समझते हैं। देखिए, कोई भी प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाना हो किसी भी प्रोसेस से तो उसके दो बेसिक चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसको आपको भी समझना जरूरी है अगर आप प्लास्टिक रिसाइकलिंग के अंदर अपना करियर करना चाहते हैं। तो उसके अंदर किसी भी प्लास्टिक प्रोडक्ट के अंदर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। नंबर एक हीट यानी कि हीटिंग प्रोसेस और नंबर सेकंड प्रेशर। अब यहाँ पे प्रोडक्ट बनाने के लिए मैं इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ, इसलिए सिर्फ यह जानना आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है कि हीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्लास्टिक के अंदर। और इसी कारण से जब हम प्लास्टिक रिसाइकलिंग का मटेरियल तैयार करते हैं, उसको मिक्सअप करते हैं, कुछ अलग अलग मटेरियल हो सकते हैं रिसाइकलिंग के अंदर आए हुए हैं, तो उनको कैटेगराइज करके सेग्रीगेट करके एक टाइप के मटेरियल को हम इकट्ठा करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अलग होती उसी के अंदर जो मटेरियल होते हैं उसकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हो सकती है। तो वो प्रॉपर्टीज है वो पूरी तरह से मिक्सअप हो जाए और उसके साथ में जब ये प्लास्टिक मोल्डिंग या फिर प्लास्टिक की चीजें करने के मशीन के अंदर हम डालते हैं तब वो जो प्लास्टिक है वो सही ढंग से हीट हो पाए, सभी जो प्लास्टिक है वो पूरी तरह हीट हो पाए, कहीं पर वो कच्चा न रहे, इसके कारण उसको एक सिंपल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है। इससे ज़्यादा कोई भी रीज़न नहीं है। प्लास्टिक रिसाइकलिंग के अंदर स्क्रैप के अंदर कोई बड़ी कुर्सी आई है तो उस कुर्सी को हम डायरेक्टली प्लास्टिक की चीज़ें करते टाइम मशीन के अंदर नहीं डाल सकते,
तो इसके कारण उसके फॉर्मेट को चेंज किया जाता है, उसके फिजिकल फॉर्म को चेंज किया जाता है, और साथ में जो हीट है वो प्रॉपर वे से सभी मटेरियल को मेल्ट कर पाए, इसलिए हम उसके ग्रैन्यूल का कन्वर्जन उसका कर देते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। अब जब वो ढेर सारे लोग मेरे पास कनेक्ट होते हैं तब उनका मानना ये होता था पहले, अभी कई सारे वीडियोस हैं उनके माध्यम से हमने ऑलरेडी नॉलेज दे रखा है कि प्लास्टिक के स्क्रैप को सिर्फ एक्सट्रूड करके आप प्लास्टिक रिसाइकल नहीं करते हो। बहुत जगह पर ये चलता है, बिल्कुल नहीं चलता है ऐसी बात नहीं है, लेकिन रिसाइकलिंग के अंदर कुछ और भी कंटेंट्स डालने पड़ते हैं प्लास्टिक स्क्रैप के अंदर, तभी एक अच्छी क्वालिटी का मटेरियल हम लोगों को मिलता है। और वो जो मटेरियल है वो आप जिस इंडस्ट्री को सप्लाई करने वाले हो, जो प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग करने वाली इंडस्ट्री है, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोगों को बनाना पड़ता है। अब मान लो कोई प्रोडक्ट है वो ब्लैक कलर में चाहिए तो हमें ब्लैक कलर के पिगमेंट डालने हैं। अगर आगे वाली इंडस्ट्री है उसकी रिक्वायरमेंट है कि प्रोडक्ट जो रहेगा उसके अंदर अनब्रेकेबल की प्रॉपर्टीज चाहिए, तो वो अनब्रेकेबल की प्रॉपर्टीज भी हम इसके अंदर डाल सकते हैं, बना सकते हैं। तो जो मैन्युफैक्चरर प्लास्टिक की चीज़ें बनाने वाला जो इंडस्ट्री रहेगा उसके हिसाब से हमें कलर में उस मटेरियल को हमें तैयार करके देना होता है। अब मान लो एक 2 मिनट के लिए हम ये मान के चलते हैं कि आपने प्लास्टिक रिसाइकल को ठीक से समझा है, प्लास्टिक इंडस्ट्री का टेक्निकल डाटा सब आपके पास है, प्लास्टिक रॉ मटेरियल रिसाइकल्ड मटेरियल बनाने की जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है आपके पास है, आप सही ढंग से ग्रैन्युअल बना रहे हो, तो क्या मार्केटिंग में दिक्कत आएगा? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मार्केट की रिक्वायरमेंट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कई बार मार्केट में नए रिसाइकलिंग करने वाले जो प्लांट्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। इसके पीछे के रीज़न को समझिएगा। अगर मान लो आपने कुछ इंडस्ट्री खुद की डाल दी, पूरे नॉलेज के साथ भी आपने इस इंडस्ट्री को शुरू किया है, फिर भी अगर किसी के पास आप मैन्युफैक्चरर के पास रॉ मटेरियल बेचने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे दिक्कत आती है। तो वो दिक्कत क्या है उसको पहले समझ लेते हैं और उसका सॉल्यूशन क्या है उसको भी ध्यान से समझते हैं। अभी मान लीजिएगा कि मैं एक प्लास्टिक रिसाइकलिंग इंडस्ट्री चला रहा हूं और मैंने प्लास्टिक के ग्रैन्यूल्स बना लिए हैं। मैं आपके पास आया हूं, आप प्लास्टिक इंडस्ट्री आपकी खुद की है और आप आपके इंडस्ट्री के अंदर प्लास्टिक के बॉल पेन्स बनाते हैं। एक एग्जांपल के लिए पकड़ते हैं कि आप प्लास्टिक बॉल पेन मैन्युफैक्चरर है। ऐसी कंडीशन में मैं मेरा रॉ मटेरियल लेके आपके इंडस्ट्री में आता हूं और आपसे ये कहता हूं कि मेरे पास जो मटेरियल है वो हाई क्वालिटी का है, आप उसको यूज़ करके देख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या सोचोगे? तो आपके सोचने का तरीका यही रहेगा कि आपकी जो इंडस्ट्री है वो ठीक तरह से रन हो रही है। अब मैं जो आपके पास आया हूं वो शायद पहली बार आपसे मिला हूं, तो आपको मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि मैं एक क्वालिटी मटेरियल बना सकता हूं या फिर नहीं बना सकता। आपको ये मैंने कितना भी समझाने की कोशिश की, फिर भी आप इस चीज़ को नहीं मानते हो कि मैं एक अच्छे प्लास्टिक रॉ मटेरियल का निर्माता हूं। क्योंकि अगर आपने मेरे ऊपर भरोसा किया और मेरे से रॉ मटेरियल ले लिया तो आप दिक्कत में आ सकते हैं। कैसे दिक्कत में आ सकते हैं? आपकी जो इंडस्ट्री है वहाँ पे एक शिफ्ट के अंदर मान लो 10,000 पेन तैयार होते हैं, बॉल पेन्स तैयार होते हैं। तो ये बॉल पेन के जो बॉडी है उसकी मैन्युफैक्चरिंग आपकी है। तो ऐसी कंडीशन में मान लो मेरे मटेरियल के टेस्टिंग के लिए या फिर यूज़ करने के लिए आपने मान लो मशीन के अंदर मटेरियल डाल दिया और उसमें कोई दिक्कत आ गई, आपके प्रोडक्शन में दिक्कत आ गई या फिर प्रोसेस हो ही नहीं पाएगी, तो ऐसी कंडीशन में आपका नुकसान होता है। एक तो पहली चीज़ कि आपकी जो शिफ्ट के अंदर 10,000 बॉल पेन तैयार होने वाले थे वो प्रोसेस रुक सकती है। नंबर सेकेंड, जो आपका प्रोडक्ट पहले से जो क्वालिटी का बन रहा था हो सकता है उसकी क्वालिटी में कोई चेंज आ जाए। नंबर थर्ड, हो सकता है कि अगर मटेरियल प्रोसेस ही नहीं हुआ तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी का लॉस आपको होगा, आपके लेबर कॉस्ट, क्योंकि लेबर को तो पेमेंट देना ही देना है, मशीन चले या फिर न चले, मटेरियल अच्छा आए या फिर बुरा आए, किसी भी प्रकार से प्रोसेस रुका तो भी लेबर का जो चार्ज है उसका जो पेमेंट है आप लोगों को देना ही पड़ेगा। और उसके साथ में कोई दिक्कत आती है
तो आपका प्रोडक्शन रुकेगा। मतलब जो एक शिफ्ट के अंदर आप 10,000 बॉल पेन बना रहे हो, तो उस कंडीशन में अगर मटेरियल अच्छा नहीं रहेगा तो आपका जो प्रोडक्शन का साइकिल है वो ब्रेक हो सकता है, वो शिफ्ट जो है वो बंद करनी पड़ सकती है, और उसके बाद फिर से उस मशीन के अंदर का पूरा रॉ मटेरियल निकाल कर फिर से जो आप पुरानी सिस्टम से पुराना रॉ मटेरियल जो बरसों से यूज कर रहे हो उसको यूज करने के लिए फिर से मशीन को फिर से साफ सुथरा करके फिर उस प्रोसेस को कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो ये रिस्क आप लोग नहीं लेते हो। उसी प्रकार से जैसे आप इस रिस्क को नहीं ले रहे हो, उसी प्रकार से आप अगर नया प्लास्टिक रिसाइकलिंग का बिजनेस शुरू करते हैं और किसी मैन्युफैक्चरर के पास चले जाते हैं तो बहुत बार यही प्रॉब्लम आता है कि मैन्युफैक्चरर आपके ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। तो ऐसी कंडीशन में क्या करें हम लोग? ढेर सारी इंडस्ट्रीज है वो इसी कारण से बंद है, क्योंकि जब मैन्युफैक्चरर के पास कोई रिसाइकल वाला चला जाता है तो जब बातचीत होती है, उस बातचीत के दौरान हम नए लोग जो प्लास्टिक रिसाइकलिंग के अंदर आते हैं, हम आगे वाले मैन्युफैक्चरर को कन्विंस नहीं कर सकते। कन्विंस करने में हम कम पड़ते हैं, क्योंकि वो बातों बातों में आपकी नॉलेज की परीक्षा लेता रहता है। अगर उसको कॉन्फिडेंस आया कि आगे वाले इंसान को रॉ मटेरियल के बारे में, प्लास्टिक के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में वो आपके मटेरियल को एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपने अगर फ्री में भी उसको 50-100 किलो मटेरियल टेस्टिंग के लिए भी दे दिया तो भी वो खुद के शिफ्ट का नुकसान नहीं करेगा। ये दिक्कत है। अब ये होता क्यों है? क्योंकि जब हम किसी प्लास्टिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने वाली किसी इंडस्ट्री में चले जाते हैं, जब मटेरियल से रिलेटेड हमारी कुछ बातचीत हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो नॉलेज है उनको प्रेजेंट नहीं कर सकते, या फिर हमें खुद को ही नॉलेज नहीं होता है। हम कहीं से अगर यूट्यूब पर वीडियो देखकर या फिर कहीं और से कॉपी कर अगर खुद के प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो आगे वाला इंसान जो है समझ जाता है कि इनको कोई भी नॉलेज नहीं है। और आज की डेट में ढेर सारे लोग प्लास्टिक रिसाइकलिंग के अंदर आ रहे हैं, तो उसका तजुर्बा उन लोगों को है। आप किस माध्यम से प्लास्टिक रिसाइकलिंग के अंदर आए हैं इसकी भी जानकारी वो जरूर लेता है। इसलिए ध्यान से समझिएगा कि अगर आप प्लास्टिक रिसाइकलिंग के अंदर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सिर्फ मटेरियल को प्रोसेस करके मटेरियल को तैयार करना यहां तक आपकी जिम्मेदारी नहीं खत्म होती है। आपको प्लास्टिक इंडस्ट्री के अंदर का जो नॉलेज है वो प्रॉपर नॉलेज आपके पास होना चाहिए। सिर्फ मटेरियल को आइडेंटिफाई करके आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। पूरी प्रोसेस को आप लोगों को समझना पड़ेगा। आप जिस प्रकार का रॉ मटेरियल तैयार करते हो, वो रॉ मटेरियल कौन सी इंडस्ट्री में चला जाता है, उस इंडस्ट्री में उसका क्या प्रोसेसिंग होता है, क्या टेक्निक्स है, उनके आधार पर प्लास्टिक की चीजें बनाई जाती है, उसको भी आपको समझना पड़ेगा। ध्यान से समझिएगा इस चीज को। आप इंडस्ट्री चला रहे हो, एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसको ढेर सा अच्छा फ्यूचर है, लेकिन अगर आप प्लास्टिक रॉ मटेरियल सेग्रीगेशन उसके जो प्रॉपर्टीज है उनको नहीं समझेंगे, और उसके आगे जाकर जब रॉ मटेरियल आप बनाते हो तो वो रॉ मटेरियल जिस इंडस्ट्री को आप बेचने वाले हो उस इंडस्ट्री के अंदर किस प्रकार से प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जाता है इसकी जानकारी आप नहीं रखते हो, तो प्लास्टिक रिसाइकलिंग के अंदर काम करने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। और यही रियलिटी है कि आज की डेट में बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं जो आज प्लास्टिक रिसाइकलिंग के अंदर काम कर रही है, लेकिन उनको एक तो मार्केट में रेट अच्छा नहीं मिल रहा है, या फिर उनको उनकी प्रोसेस के अंदर बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उनका मार्केटिंग प्रॉपर वे से नहीं हो पा रहा है। तो इन चीज़ों को समझाने की मैंने आपको कोशिश की है। आगे जाकर मान लो इन चीज़ों को ओवरकम करना है तो क्या करना है उसको भी 2 मिनट के अंदर हम समझ लेते हैं। अगर सही ढंग से प्लास्टिक रिसाइकलिंग इंडस्ट्री के अंदर काम करना है तो जैसा पहले मैंने कहा कि प्लास्टिक स्क्रैप के अंदर का पूरा नॉलेज आप लोगों को होना जरूरी है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप रिसाइकलिंग के अंदर आपका करियर करना चाहते हैं तो कुछ साल या फिर कुछ महीने जब तक आपको प्लास्टिक मटेरियल का नॉलेज नहीं आता है तब तक आप प्लास्टिक स्क्रैप के अंदर बिजनेस के अंदर काम कीजिएगा। उससे बेनिफिट एक हो जाएगा आपको कि आप उस बिजनेस के अंदर आ जाओगे तो आपका
प्लास्टिक स्क्रैप से जुड़े अलग अलग जो लोग हैं उनसे भी आपकी जान पहचान हो जाएगी, आपका एक नाम हो जाएगा, उस सर्कल के अंदर काम करते करते नॉलेज भी आपका बढ़ेगा। उसके साथ में जो प्लास्टिक रिसाइकलर्स है उनका भी आपका कांटेक्ट हो सकता है, आपके रिलेशंस उनसे बन सकते हैं, क्योंकि आप स्क्रैप का बिजनेस करते हो तो आपके कस्टमर जो है वो प्लास्टिक रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज वाले होते हैं। उसके साथ में आपका प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के साथ भी कुछ रिलेशन बन जाएगा। और प्लास्टिक स्क्रैप का बिजनेस करते टाइम कोई जरूरत नहीं होती है कि प्लास्टिक प्रोसेसिंग को समझना है। अगर पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली आप प्लास्टिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को मटेरियल नहीं दे रहे हो, आप प्लास्टिक रिसाइकलर को मटेरियल अपना बेच रहे हो। तो ऐसी कंडीशन में रिसाइकलर जो है उसके पास नॉलेज होता है, उसके हिसाब से ही वो आपसे मटेरियल मंगवाएगा और वो मटेरियल तैयार करने में ज़्यादा कुछ स्किल की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए ध्यान से समझिएगा, अगर आप प्लास्टिक रिसाइकलिंग के अंदर काम करना चाहते हैं तो ऐसी कंडीशन में कम से कम 6 महीने 1 साल आपकी, जब तक प्लास्टिक इंडस्ट्री से जुड़े जो अलग अलग इंडस्ट्रीज है, अलग अलग लोग हैं, व्यापारी है, बिजनेसमैन है, ट्रेडर्स है, उन सब से जब तक आपकी मुलाकात नहीं होती या फिर आपकी कुछ एक मार्केट में प्लास्टिक इंडस्ट्री के अंदर एक पहचान नहीं बनती है, तब तक आप प्लास्टिक रिसाइकलिंग बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट थोड़ा कम ही लीजिएगा। प्लास्टिक स्क्रैप का बिजनेस स्टार्ट कर लीजिएगा, उसके साथ करियर शुरू कीजिएगा। ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज उसके अंदर भी छिपी हुई है। और नेक्स्ट स्टेप जो है वो स्टेप है आपका प्लास्टिक रिसाइकलिंग। फर्स्ट स्टेप जो है प्लास्टिक स्क्रैप बिजनेस, उसके अंदर पूरा प्रॉपर नॉलेज ले लीजिएगा। और प्लास्टिक स्क्रैप के अंदर आपको काम करना है तो हमारे कोर्सेज भी ओपन हो चुके हैं। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो प्लास्टिक स्क्रैप का बिजनेस करने के लिए, जिसके अंदर बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के अंदर या फिर कुछ ऐसे भी उसके अंदर कंसेप्ट है आपके पास इन्वेस्टमेंट भी नहीं रहेगा, तो भी एक अच्छा खासा इनकम का एक बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के माध्यम से मैंने आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश की है कि आप डायरेक्टली प्लास्टिक रिसाइकलिंग के अंदर बिजनेस करना शुरू करना चाहते हैं तो उससे पहले की जो स्टेप है प्लास्टिक स्क्रैप बिजनेस, उसके अंदर अपना करियर तैयार कीजिएगा, ताकि आगे की जो स्टेप्स है प्लास्टिक रिसाइकलिंग और उसके अभी आगे जाकर जो मटेरियल खुद आप तैयार करोगे उसके ऊपर प्रोसेसिंग करके फाइनल फिनिश्ड प्रोडक्ट तक भी आप जा सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा करियर वाला बिजनेस है, उसको सही ढंग से सही पेशेंस के साथ अगर इस बिजनेस में आ जाओगे तो एक फ्यूचर बहुत ही अच्छा है। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का मैं आभारी हूँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।